Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is olefinic compounds. Olefinic compounds जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें ओलिफिन ग्रुप जरूर होगा। ओलिफिन हम कहते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को। और सबसे पहले इन कंपाउंड्स की जो बिगिनिंग है वो कैसे हुई थी कि 1827 में एक डेनिश फार्मासिस्ट थे WC जीस। उन्होंने क्या किया कि परचांस पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट को रिफ्लेक्स किया इथेनॉल के साथ और उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली एक नया कंपाउंड क्रिस्टल्स येलो कलर के उनको मिले जो कि डिनोट करता था फॉर्मूला पोटेशियम ट्राइक्लोरो ओलिफिन प्लेटिनेट को। तो अब इस फॉर्मूले का एक नया कंपाउंड उन्हें मिला। तो उन्होंने क्या देखा कि इसमें जो इथीन ग्रुप आया है C2H4 ये किससे आया है? C2H5OH के डिहाइड्रेशन से आया है। तो इसी को अगर हमने काफी फास्ट स्पीड से बनाना हो तो बाद में उन्होंने क्या किया कि इसके डायरेक्ट रिएक्शन इथीन के साथ की और स्टेनस क्लोराइड की कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में की। तो उन्होंने क्या देखा, सेम क्रिस्टल्स मिलते हैं और बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन इसकी काफी फास्ट होती है। और अगर हम इन क्रिस्टल्स का हाइड्रोलिसिस कर दें थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे तो हमें मिलता है एसिटाल्डिहाइड प्लैटिनम इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स मेटल प्लैटिनम मिलता है आपको और साथ में क्लोराइड एंड हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं। तो ये एक नए टाइप के कंपाउंड्स थे जिनको हम इनके साइंटिस्ट के नेम के ऊपर जीस सॉल्ट भी कहते हैं। दूसरा, अगर हम प्लैटिनम क्लोराइड सॉल्ट की जगह पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट की जगह अगर हम पोटेशियम टेट्राक्लोरोपैलेडिएट मतलब पैलेडियम के सॉल्ट लें तो हम क्या देखते हैं, हमें इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नहीं मिलता बल्कि डायरेक्ट हमें हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट मिलता है जैसे कि CH3CHO पैलेडियम इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट HCl एंड हाइड्रोजन आयंस। और अगर हम देखें ट्रांजिशन एलिमेंट्स को तो ऑलमोस्ट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स ओलिफिनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इसी सीक्वेंस में अगर हम सिल्वर पर क्लोरेट, देखो ClO4 किसको बोलते हैं हम, पर क्लोरेट को, और आगे सिल्वर है तो सिल्वर पर क्लोरेट। इसकी रिएक्शन अगर हम इथीन के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है इसका ओलिफिनिक कंपाउंड जिसमें देखो AgClO4 साथ में क्या है डबल बॉन्ड मीन्स ओलिफिन और N की वैल्यू क्या होती है 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। सिमिलरली अगर हम क्यूप्रस क्लोराइड को देखें तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, इसका सस्पेंशन हमें मिलता है। और अगर हम इस सस्पेंशन वाले क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन में हम ओलिफिन जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की हम रिएक्शन कराएं या उसमें हम पास करें उसके सॉल्यूशन में तो ये सॉल्यूबल हो जाता है और आपको मिलता है ओलिफिनिक क्यूप्रस क्लोराइड। नाउ कम्स स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ मेटल ओलिफिनिक कंपाउंड्स। इसमें हम क्या देखते हैं कि मेटल और ओलिफिन किस तरह से जुड़े हुए हैं। जैसे ये प्लैटिनम है, ये एक स्क्वायर के सेंटर में होता है। ये अगर आप इस तरह से इन चारों पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो यू विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब चारों कॉर्नर्स में से 3 कॉर्नर पे 3 क्लोराइड होते हैं और चौथे कॉर्नर पे इथीन मॉलिक्यूल का मिडिल पॉइंट होता है। जैसे कि ये इथीन मॉलिक्यूल है तो इसका मिडिल पॉइंट इससे जुड़ा हुआ होता है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट फीचर पॉइंट है वो क्या है, 3 क्लोराइड एंड मिडिल पॉइंट ऑफ इथीन दे कॉन्स्टिट्यूट 1 स्क्वायर। वो चारों मिलके क्या बनाते हैं, स्क्वायर का एक एक कॉर्नर बनाते हैं। इथीन परपेंडिकुलर होता है टू दिस स्क्वायर। जैसे अगर आप इस स्क्वायर को इमेजिन कर रहे हो, ये एक स्क्वायर है, 3 कॉर्नर पे 3 क्लोराइड है, 4th कॉर्नर पे इथीन है, तो 4th कॉर्नर पे इथीन इस तरह से प्लेनर नहीं होता, ना इस तरह से प्लेनर होता है बल्कि वो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री पर। और हम देखें जब इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया
बॉन्ड बनाने के बाद अब ये इथीन मॉलिक्यूल इटसेल्फ जो कि एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, अब वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, वो प्लेनर नहीं रहता। अब आप इसको ऐसे समझो कि जैसे ये एक प्लेन था जो कि प्लेटिनम सेंटर में और 3 क्लोराइड इधर और ये इथीन है, तो ये मॉलिक्यूल इथीन का अपने आप में प्लेनर होता है। इस तरह से प्लेनर होता है, कैसे कि यहाँ कार्बन, एक कार्बन इधर होता है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन इस तरह से 120 डिग्री पर होते हैं यहाँ, और सेम वे में 2 हाइड्रोजन नीचे होते हैं 120 डिग्री पे। तो ये पूरा मॉलिक्यूल कैसा होता है? प्लेनर होता है। लेकिन जब ये इथीन मॉलिक्यूल प्लेटिनम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके साथ बना लिया और ये बैक बॉन्डिंग करता है इथीन के साथ, तो इस दोनों में क्या होता है, इसका जो डबल बॉन्ड है ये अब डबल बॉन्ड से थोड़ा सा कम कैरेक्टर वाला हो जाता है। डबल बॉन्ड मीन्स बॉन्ड ऑर्डर 1 और 1.2 के 1 और 2 के बीच में ऑलमोस्ट 1.5 के आसपास होता है। तो ये अब जब sp2 हाइब्रिड दोनों कार्बन है ही नहीं, अब इनमें क्या हुआ, थोड़ा सा sp3 हाइब्रिड वाले कैरेक्टर आ गए, तो ये दोनों जो ऊपर की तरफ बॉन्ड थे 120 पे, ये 120 पे ना रहेगा, इनका बॉन्ड एंगल sp3 वाला बॉन्ड एंगल मीन्स 109 के आसपास अप्रोच करने की कोशिश करता है और ये प्लेनर नहीं रहते। तो देखिए अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे इसकी बॉन्डिंग होती है। ये इसका था स्ट्रक्चर, नाउ वी विल एक्सप्लेन बॉन्डिंग। तो ध्यान दो, ये इथीन का मॉलिक्यूल है, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और 3 दोनों ही कार्बन sp2 हाइब्रिड है, तो इनके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 1 2 3। सिमिलरली 1 2 3, और ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन रखते हैं और ओवरलैप करते हैं 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। तो देखो, इसने इस हाइड्रोजन के साथ, इसने इस हाइड्रोजन के साथ और इसने इन दोनों हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लिया, और इनका एक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करता है हेड टू हेड, और ये इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। लेकिन दोनों ही कार्बन प्लेन के परपेंडिकुलर एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल रखते हैं जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब ये दोनों ऑर्बिटल जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, इनकी दोनों की सिमेट्री पॉजिटिव भी हो सकती है ऊपर की तरफ, और वो नीचे एक प्लस और एक माइनस भी हो सकता है। तो इसके 2 चांस होते हैं कि ये आपस में किस तरह से ओवरलैप करे या कॉम्बिनेशन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। तो देखो, जब ये दोनों प्लस प्लस सिमेट्री से कंबाइन होते हैं तो आपको मिलता है पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आप ये देख रहे हो, कार्बन और कार्बन में पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और इसके अंदर मैंने शेडेड दिखाया है। वाई? क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोनों का, वो अब इस ऑर्बिटल में रहना चाहेगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। कार्बन और कार्बन के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, तो वो इसके रिपल्शन को, न्यूक्लियस के रिपल्शन को कम करता है, और इन दोनों के जो बनने वाला ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। जबकि अगर ये एक प्लस और एक माइनस सिमेट्री से कंबाइन होते हैं, तो अब देखो, एक प्लस एक माइनस, माइनस और प्लस, तो ये अपोजिट सिमेट्री के ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। इसकी एनर्जी इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कंपैरिजन में हाई होती है, और ये इसके साथ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होता। और हम देखें तो ये कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 एक ही प्लेन में है, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लेन के अबव एंड प्लेन के बिलो इक्वली इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। सपोज ये मेटल है, और मेटल का ये एक सिग्मा एक्सेप्टिंग ऑर्बिटल है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। तो ये एक डी ऑर्बिटल है जो कि वैकेंट है, तो यहाँ ये कार्बन के इस ऑर्बिटल से जो कि फील्ड ऑर्बिटल था, पाई एंटी बॉन्डिंग जो फील्ड ऑर्बिटल था, उससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से इसमें शिफ्ट हो जाती है और आपको मिलता है सिग्मा बॉन्ड। लेकिन एट ए टाइम, इसी समय जब मेटल इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसके पास फील्ड ऑर्बिटल भी होते हैं।
जैसे ये दूसरा ऑर्बिटल है जिसमें मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इसका फील्ड ऑर्बिटल है। और अगर हम ध्यान से देखें तो इसके पास, कार्बन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी था, कौन सा, पाई एंटी बॉन्डिंग। तो इसके फील्ड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल में, तो इनके ट्रांसफर से आपको मिलता है पाई बॉन्ड। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन से एक तरफ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इथाइलिन से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, दूसरी तरफ मेटल से इथाइलिन के पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, जो कि इस सिग्मा बॉन्ड को और ज्यादा स्ट्रेंथ देता है, इसको और क्लोज लेके आता है। तो अब इसका रिजल्ट क्या होता है इस बैक बॉन्डिंग का, क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग हो रही है, इस बैक बॉन्डिंग का रिजल्ट क्या होता है कि इसके जब बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में, एक तो देखो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम हो गए, आप जब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो आप क्या देखते हो, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इथाइलिन ये के दोनों कार्बन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक तो इसकी डेंसिटी बॉन्डिंग से कम हो गई, कहाँ आ गई, मेटल में, तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया। और दूसरा एंटी बॉन्डिंग में मेटल के इलेक्ट्रॉन आ गए, तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए कुछ % में। तो आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। तो बॉन्डिंग में जो थे पहले कितने थे, 2, और एंटी बॉन्डिंग में कितने थे, 0, और डिवाइड बाय 2 मीन्स 1। तो आप एक पाई बॉन्ड कहते थे, कार्बन और कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड है, लेकिन अब ये 2 से क्या हो गए, 2 माइनस x हो गए, और ये 0 से क्या हो गया, माइनस 0 प्लस x हो गया। सपोज थोड़े से इलेक्ट्रॉन आ गए और डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो अल्टीमेटली अब आपको बॉन्ड ऑर्डर 2 नहीं मिलने वाला, सॉरी 1 मिलने वाला नहीं है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर जब डबल से सिंगल की तरफ अप्रोच करता है, तो हम क्या देखते हैं कि जो IR फ्रीक्वेंसी पहले इस मॉलिक्यूल की जो थी, IR फ्रीक्वेंसी वो अब लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ चली जाती है, जो डिनोट करती है कि पहले अगर इसके बीच में 1.33 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस थी कार्बन और कार्बन की, तो अब वो अप्रोच करती है 1.37 एंगस्ट्रॉम के पास में टुवर्ड्स सिंगल बॉन्ड की तरफ। तो ये बॉन्ड एंगल जो 120 था, ये 120 नहीं रहता, ये अप्रोच करता है टुवर्ड्स 109 में सिंगल बॉन्ड की तरफ। तो sp2 से ये कार्बन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, sp3 की तरफ। तो आप देखेंगे ये मॉलिक्यूल जो प्लेनर था अब वो प्लेनर नहीं रहता। जिस तरह से इथाइलिन से मेटल के ओलिफिनिक कंपाउंड्स बनते हैं, उसी तरह से इसके कुछ और एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं। अदर देन इथीन हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें ओलिफिन मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड की तरह मेटल से जुड़कर ओलिफिनिक कंपाउंड्स देता है। जैसे सबसे पहले ब्यूटाडाइईन, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, CH CH2, ये दोनों डबल बॉन्ड का मिड सेंटर जुड़ा हुआ है आयन के साथ, और आयन से जुड़े हुए हैं 3 कार्बन मोनोक्साइड। तो इसमें जो लिगेंड है वो कौन है, ब्यूटाडाइईन। सिमिलरली नॉरबोरेन डाइईन, नॉरबोरेन डाइईन में आप क्या देख रहे हैं कि ये एक बाइसाइक्लो कंपाउंड है, ये इधर से एक साइक्लिक रिंग है और एक ये वाली साइक्लिक रिंग है, इसमें ये डाइईन है, और ये दोनों ही डबल बॉन्ड क्रोमियम से जुड़े हुए हैं। क्रोमियम ऑलरेडी अटैच्ड है 4 कार्बन मोनोक्साइड से, कार्बोनिल से। तो ये नॉरबोरेन डाइईन यहाँ पे ऐसे लिगेंड की तरह एक्ट करता है। सिमिलरली 1,3,5 साइक्लोहेप्टाट्राइईन, तो ये 7 मेंबर रिंग है, एक ही रिंग है, और इसमें 1, 3, 5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और ये तीनों ही डबल बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं पाई बॉन्डिंग वाला, किसको, मॉलिब्डेनम को, और मॉलिब्डेनम ऑलरेडी अटैच्ड है 3 कार्बन मोनोक्साइड से। ये है आपका 1,5 साइक्लोऑक्टाडाइईन। तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 कार्बन है,
और इसमें 1 और 5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। सिमिलरली ये इसका दूसरा आइसोमर है, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन 1, 5 पे थोड़ा सा हमने इसको रोटेट करके बनाया। ये 2 डबल बॉन्ड इस तरह से है, जबकि ये 2 डबल बॉन्ड वर्टिकल हैं। अब ये चारों ही डबल बॉन्ड क्या करते हैं, निकिल को इलेक्ट्रॉन पेयर देकर उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और लास्ट वन इज 159 साइक्लो डो डीका ट्राईइन। डो डीका मीन्स 12 कार्बन। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे 12 कार्बन है। और हम डबल बॉन्ड की पोजीशन देखेंगे तो वो 1 5 और 9 पोजीशन पे आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये तीनों ही डबल बॉन्ड क्या कर रहे हैं, निकिल के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, मीन्स उसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं। तो ये थे कुछ सिंपल एग्जांपल्स जहाँ पे ओलेफिन के तरह आपने इथीन की जगह कुछ और लिगेंड्स को देख। हालांकि जी सॉल्ट 1827 में सबसे पहले बना लिए गए थे, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है और बॉन्डिंग का नेचर वो 1975 में कंप्लीटली दिया गया और इसको पूरा एक्सप्लोर किया गया। फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट ओलेफिनिक कॉम्प्लेक्सेस। I wish you all the very best and thank you for watching this lecture. Thank you.